मिल सके जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। जब से तुझे देखा है हम बेगाने हो गए, जब से तुझे देखा है हम बेगाने हो गए, चाहते ना थे तेरी गलियों से गुजरे, पता नहीं कैसे हम तेरे दीवाने हो गए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीपीएस एजुकेशन एआर में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर नज़दीक है, इसलिए ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट निकालने की। तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, जीके का पहला क्वेश्चन है। तो थोड़ी देर जरा जम के बैठ जाइए, एकदम से वीडियो को देख करके भागिएगा नहीं। पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें क्या कहा गया है। पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का फाइनल मैच किस मैदान में खेला गया। यानी जो टी20 विश्व कप 2024 हुआ, उसका जो फाइनल मैच था वो कौन से मैदान में खेला गया, ये हमसे पूछा गया है। तो भैया किंगस्टन ओवल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें पूछा है दिए गए पत्ते की पहचान कीजिए। मतलब ये जो पत्ते दिए हैं ये किस चीज के पत्ते हैं, तो ये वेर के पत्ते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, जो वेर होते हैं या बेरी होती है उसके पत्ते यहाँ पर दिए गए हैं। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 3 में कहा है कि एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट बाजार। इतना प्रोडक्ट तैयार कर दो, मतलब ऐसा बाजार जिसमें माल को तैयार किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उसे प्रोडक्ट बाजार कहते हैं। किस भारतीय लेखक ने टू लाइफ्स पुस्तक लिखी है। मतलब टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक का नाम बताना, और ये लेखक जो है भारतीय हैं, और भारतीय लेखक का नाम क्या है ये बताना हमें, ठीक है। तो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये टू लाइफ्स के पुस्तक के लेखक जो है वो है विक्रम सेठ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की 5 की, 5 में कहा है मानव शरीर में किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो देखिए, मानव शरीर का जो एक अंग होता है जिसको बोलते हैं यकृत, उस यकृत को मानव शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी चीज़ खाते हैं वो स्टोरेज होती है और यहीं पर जो है रासायनिक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें, तो इसमें कहा म्यांमार में भारत के नए राजदूत अप्रैल 2024 में किसे नियुक्त किया गया। मतलब जो म्यांमार देश है, उस देश के अंदर भारत का नया राजदूत जिसे कि अप्रैल 2024 में नियुक्त किया गया, वो कौन है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो उनका नाम है अभय ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो इसमें कहा है कि भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। देखिए, जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में, तो वो तारीख थी आपकी 7 अगस्त, और उसी 7 अगस्त को जो है भाला फेंक दिवस घोषित कर दिया था। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें कहा चर्चा में रहा राम से हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है। मतलब जो चर्चा में रहा है उसका नाम है राम से हंट सिंड्रोम। अब ये किस चीज को प्रभावित करता है ये ही हमसे पूछा है, तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। धूल पौधों पर ये एक उपन्यास है जिसका नाम है धूल पौधों पर। इस उपन्यास के लेखक कौन है, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसके लेखक हैं गोविंद मिश्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है। मतलब ऐसा देश जो भारत को सबसे ज्यादा तेल देता है, उसकी बात कर रहा है। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है, तो यदि हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, और ये है आपका इराक।
क्वेश्चन नंबर 11, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करें तो आप बखूबी से समझ चुके होंगे इसमें हमसे क्या पूछा है कि पौधे का वह भाग बताओ जिससे हल्दी प्राप्त की जाती है। तो हल्दी जो है ये तना वाली फसल है, तो तने से हल्दी प्राप्त की जाती है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में कहा है प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। यदि हम बात करें प्रत्येक वर्ष तो 6 क्षेत्रों में और 6 ही नोबेल पुरस्कार आपके दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा है लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है। लोकसभा की बात कर रहे हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर 131 सीटों का प्रावधान है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में कहा है माले किस देश की राजधानी है। ठीक है, तो माले मालदीव की राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे कहा है कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कुडनकुलम परियोजना की यदि हम बात करें तमिलनाडु राज्य में है। वहीं अगले क्वेश्चन में कह रखा अगस्त 2024 में किसे फिजी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान यानी कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया था आपका द्रौपदी मुर्मू को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 में क्या कह रखा है कि भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी। ठीक है, भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी। और यदि हम बात करें तो जो असम राज्य है यहाँ पर असोम लिखा है, ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी को सबसे पहले इसी राज्य ने लागू किया था। ठीक है, बताइए जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। वहीं यदि हम बात करें आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट फॉर यू। तो इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर दें। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो देखिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो श्रोता होता है या परावर्तन सतह होती है तो उसके बीच लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा है कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक सम्मान कौन सा होता है। ठीक है, तो तृतीय मतलब तीसरा, तो वो हो जाएगा आपका पद्म भूषण। ठीक है, देखिए पहले नंबर पर होता है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर होता है पद्म विभूषण, और तीसरे नंबर पर पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर होता है आपका पद्म श्री। ठीक है, तो ये क्रम भी आपने याद रखना है। देखो कैसे याद रखेंगे, सबसे बड़ा तो भारत रत्न है, ये आपको मालूम है। अब जो है इनके बाद इन नामों में देख लो कौन बड़ा कौन छोटा। बड़ा नाम पद्म विभूषण, उससे थोड़ा छोटा भूषण, और उससे भी छोटा पद्म श्री, ये इनका क्रम है। ठीक है, हमसे पूछा तीसरे नंबर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, इसमें कहा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो भैया प्लासी के युद्ध की यदि मैं बात करूं तो ये 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, और 64 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। 1556 में बताओ कौन सा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध था क्या, बताओ कौन सा युद्ध था 1556 में। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है। तो देखिए यदि हम बात करें हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है, गर्त को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंच, है ना। तो जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा गर्त स्थल जो है वो हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है।
ठीक है, जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। बताइए, चलिए आपके लिए मैं मौका दे रहा हूँ, 20 सेकंड आपके लिए, बताइए कौन सा आंसर होगा। देखिए, ये जो है क्रे 2 और क्रे XMP 24 और तिन्हे 2, ये सभी जो है सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो 23 में हमसे पूछा है कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण, यानी एक धार्मिक पत्रिका है जिसका नाम है कल्याण, ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, ये कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 23 में। तो कल्याण पत्रिका के प्रकाशन की यदि मैं बात करूं तो ये गोरखपुर से प्रकाशित होती थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप पढ़ लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए 24 में कहा है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वह कहाँ है। तो महाभारत की बात है, 60,000 मुनियों की सभा की बात है, और वाचन की बात है, तो ये किया गया था आपका नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य की यदि हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। यानी ये जो चिन्ह बनिया है, ये ऊपर वाला, ये पूरे चिन्ह की बात करें, जब हम यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं, कहीं को जा रहे होते हैं, तो अक्सर किसी बोर्ड पे, किसी चौराहे पे या साइन बोर्ड पे ये एरो का निशान मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमें बताना है। और यदि मैं बात करूं तो ये हमारा, जैसे हम जानते हैं कि 25 नंबर का जीके आएगा, 25 की हिंदी आएगी, 25 का मैथ आएगा, 25 की अंग्रेजी आएगी। तो 25वां क्वेश्चन है जीके का अंतिम क्वेश्चन है, और अंतिम क्वेश्चन जीके का चाहे जो भी हो वो मैं आपको देता हूँ करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा अंग्रेजी का। इसमें हमसे कहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, मतलब इस पैसेज को पढ़ो, इस पैसेज को पढ़ो और पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर दो। तो 26 से लेकर के 29 तक हमें इस पैसेज को पढ़ करके आंसर देने हैं। तो चलिए भाई, पैसेज को पढ़िए और पढ़ने के बाद हमें आंसर दे दीजिएगा। तो देखिए, अगर मैं पैसेज को पढ़ूंगा और पढ़ के इसमें से ढूंढ के क्वेश्चन करूंगा तो बड़ा लंबा टाइम लगेगा, है नहीं। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर इसी पैसेज में से छाट के देना है। आप छाटिएगा और छाटने के बाद इसका आंसर लगा दीजिएगा। तो 26 का बी होगा। और वहीं हम बात करें 27 की, मैं तो पहले ही पैसेज को निकाल लेता हूँ, निकालने के बाद जब करने के लिए बैठता हूँ। 27 को भी आप कीजिएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो 28 का आंसर भी आपको पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद देना है। ठीक है, 28 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो क्वेश्चन नंबर 29 को भी आपको ऐसे ही करना है, पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आंसर लगाना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की।
जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसमें क्या कहा, जरा ध्यानपूर्वक देखिए और करने का प्रयास कीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रपोजिशन। तो मतलब ये जो हमें सेंटेंस दिया है और ये जो खाली जगह दी है, यहाँ पर कौन से प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाना है ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे, इस पर ध्यान देते हैं। सेंटेंस में हमसे कहा है देयर वर सर्वल पुलिसमैन ड्यूटी ऑन रिपब्लिक डे। यानी क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें, सॉरी 30 की, तो 30 में कहा कि गणतंत्र दिवस पर कई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं हम 30 की, तो ड्यूटी पर थे और हम जानते हैं ड्यूटी से पहले जो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है वो ऑन का होता है, ऑन ड्यूटी यानी ड्यूटी पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो इसमें कहा है ए जीप हिट हिम व्हाइल ही वाज गोइंग द मेन रोड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 में यानी जब वह जा रहा था तो एक जीप ने उसे टक्कर मार दी। ठीक है ना, एक जीप ने, हिट माने मारना, हिम माने उसे, वाइल माने जब, ही माने वह, वाज गोइंग माने जा रहा था, द मेन रोड यानी जब मेन रोड से वह आदमी जा रहा था तो उसे एक जीप ने टक्कर मार दी। अब यहाँ पर भी क्या करना है, हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 31 में। तो होता है एक्रोस। एक्रोस माने होता है पार करना, किसी चीज को पार करना, यानी जब वह रोड को पार कर रहा था तो एक जीप ने उसे टक्कर मार दी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो 32 में क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल कंजक्शन। कंजक्शन का हिंदी अर्थ होता है संयोजक, यानी जो वाक्य को या शब्दों को जोड़ने वाली चीज होती है उसको कंजक्शन कहते हैं। यहाँ पर क्या कहा है कि माई फादर गिफ्टेड मी, मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट दिया, ए बाइक, एक बाइक, आई पास माई बीए, ठीक है, जब मैंने बीए पास किया। ठीक है, मेरे पिता ने मुझे एक बाइक उपहार में दी थी जब मैंने बीए पास कर लिया था। तो देखिए यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो यहाँ पर वैन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वैन का अर्थ होता है जब, और जब उसने बीए पास किया था जब भी तो उसे बाइक गिफ्ट में दी थी। एक हरियाणा बाइक गिफ्ट में दी, वैन यानी जब, जब मैंने बीए पास किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, तो इसमें क्या रखा है कि जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन सिटी इन राजस्थान। ठीक है, यानी राजस्थान में जयपुर शहर से भी ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन, ठीक है, सिटी इन राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर सो का प्रयोग किया जाएगा, यानी देन के बाद सो, यानी देन सो सिटी इन राजस्थान, अत्यधिक सुंदर, ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें, तो इसमें कहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। मतलब जो सेंटेंस दिया है हमें, ये वाला क्या दिया है, द सर्वेंट हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड, यानी नौकर, नौकर ने पहले ही खाना बना लिया था। तो इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। अब कैसे पैसिव वॉइस बनेगी, क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें, तो पहले पहले कोई देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया है द फूड, तो यहाँ पर आपका फूड आ जाएगा, हैड ही आ जाएगा, और हैड ऑलरेडी बीन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यही इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 की यदि हम बात करें, तो 34 का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो इसमें क्या कहा है, ए लार्ज क्रोप्ड चारिड चेरिड द प्लेयर। तो हमें इसकी भी पैसिव वॉइस बनानी है। क्वेश्चन नंबर
35 की। तो 35 में यदि हम बात करें तो द प्लेयर है, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा और ये सेकंड फॉर्म है तो बर का प्रयोग किया जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर ही ये आपका बर का यूज दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 35 का। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, तो 36 में कहा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें तो दिया यू ए स्ट्रेंज नॉइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में तुम सुन रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आपका यू के साथ डू का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट में बात चल रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम जानते हैं सभी एक वचन के साथ डू का डच का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं, और यू जो है आपका बहुवचन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा यू डू हियर ए स्ट्रेंज नॉइज। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर मैं बात करूं तो 37 में कहा है कि वी शैल मूव एज सून एज द टैक्सी। ठीक है, क्या आप, नहीं बी सून से दे रखा ना, टैक्सी आते ही हम चल पड़ेंगे। ठीक है ना, वी शैल मूव चल पड़ेंगे, एज सून एज जैसे ही टैक्सी आ जाएगी और हम चल पड़ेंगे, या टैक्सी आते ही हम चल पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 की यदि मैं बात करूं तो अराइव्स यानी टैक्सी का आना, यानी टैक्सी आएगी, अराइव्स, तो आपका ये प्रेजेंट में बनेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बनेगा। तो अराइव माने आना होता है और इसमें एस लग गया है तो अराइव्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो 38 में क्या कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल, मतलब आर्टिकल का यूज हमें करना है। कैसे करेंगे आर्टिकल का यूज? क्वेश्चन नंबर 38 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा है कि कैन यू सी क्लाउड। कैन माने सकते हो, यू माने तुम, सी माने देख, क्लाउड माने बादल। ठीक है, क्या आप बादल देख सकते हैं? तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करना। अब देखिए क्लाउड, क्लाउड मीन्स होता है बादल, और यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो क्लाउड यानी बादल, यहाँ पर निश्चित है डेफिनेट आर्टिकल है तो द का प्रयोग किया जाएगा, यू कैन सी द क्लाउड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो 39 में हमसे पूछा है कि अनटेड किंगडम सेक्डेड फ्रॉम द यूरोपियन कोइन इन 2016। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, यानी यूनाइटेड किंगडम 2016 में यूरोपीय संघ से अलग हो गया, ये बता रहा है हमसे। ठीक है, यानी हिंदी निकालो भाई, हिंदी अर्थ यूनाइटेड किंगडम सेकेंड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन इन 2016, यानी यूरोपियन यूनियन जो है किंगडम से, यूनाइटेड किंगडम से 2016 में यूरोपियन संघ जो है अलग हो गया। अब यदि हम बात करें यहाँ की क्वेश्चन नंबर 39 की, तो 39 में जो आपका आएगा ऑप्शन नंबर यानी ये द, अब यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 39 में सी आंसर हो जाएगा आपका। फिल इन द ब्लैंक द, कह रहे फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नाउन, यानी ये जो खाली जगह दे रखे यहाँ पर कौन से नाउन का यूज किया जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में आई फॉरगॉट द नेम दैट वी वॉच्ड बैक टू बैक लास्ट वीकेंड। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा है, मैं उन नामों को भूल गया जो हमने पिछले सप्ताहांत एक के बाद एक देखे थे। ठीक है ना, लास्ट वीकेंड मतलब पिछले सप्ताह एक के बाद एक देखे थे। क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका आई फॉरगेट यानी आपका मेवीस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, तो 41 में हमसे पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक सुटेबल कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा है। ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन। ठीक, चलिए कौन सा कलेक्टिव नाउन का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 में, तो इसमें कहा है डोंट फॉरगेट टू बाई ए ऑफ बनानाज व्हेन यू सो
यू गो द मार्केट। यानी 41 का अगर हिंदी भावार्थ हम निकालें तो ये बनेगा, जब आप बाजार जाए तो केले खरीदना न भूलें। ठीक है ना। ये है बनानाथ मिस केला, वैन माने जब, यू माने तुम, गो माने जाओ, टू मार्केट माने बाजार को। तो डोंट फॉरगेट यानी भूले नहीं, दवाई ए बनाना यानी केले को खरीदना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 41 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर केलों का वंश गुच्छा होता है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 में हमसे कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन। यानी ये जो खाली जगह दे रखी है यहाँ पर कौन से प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 42 में। अब देखिए, यदि हम 42 की बात करें तो इसमें कहा है द मैन यू वर लुकिंग फॉर हैज कम। तो अगर हम इसका हिंदी अर्थ निकालें तो इसका हिंदी अर्थ निकलेगा, यानी जिस आदमी को तुम खोज रहे थे वह आ गया। जिस आदमी को तुम खोज रहे थे वह आ गया, तो यहाँ पर दैट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी द मैन दैट यू वर लुकिंग, जिस आदमी को आप खोज रहे थे, वहां पर वर के साथ कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 की यदि हम बात करें तो वी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, तो इसमें कहा ही इज ए राइटर स्टोरीज आई लाइक रीडिंग ओवर एंड ओवर अगेन। क्वेश्चन नंबर 43, इसके हिंदी अर्थ की बात करें तो ही इज ए राइटर यानी वह फिर से एक लेखक है और जिन्हें मैं बार बार पढ़ना पसंद करता हूँ। ठीक है, वह एक लेखक है जिसे मैं बार बार पढ़ना पसंद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 की यदि हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हुज, यानी जिसको मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब, यानी हमें वर्ब का यूज करना है। किस वर्ब का यूज यहाँ पर किया जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो देखिए, यू हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ द सेरेमनी। यू मीन्स तुम, हु इज द चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि हो द सेरेमनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की यदि हम बात करें तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, क्रिया हमें भरनी है। आप इस समारोह में या आप इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यूज किया जाएगा, यानी डू यू हु। ठीक है, डू यू हु इज द चीफ गेस्ट। तो 44 की यदि मैं बात करूं तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन यानी डू का प्रयोग किया जाएगा। वहीं आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, तो इसमें कहा है यू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। यू माने तुम, अंडरस्टैंड में समझते हो, व्हाट माने क्या, और ही माने वह, इज माने सेइंग माने कह रहा। क्वेश्चन नंबर 45, आप समझ रहे हैं वह क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें तो अंडरस्टैंड यानी समझ, ऑप्शन नंबर बी यानी डिड का प्रयोग किया जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेइंग। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 में हमसे पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल एडजेक्टिव, मतलब हमें एडजेक्टिव का यूज यहाँ पर करना है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा है कि माई ब्रोदर इज 5 ईयर ओल्डर। ठीक है, देखो वाक्य से पता चल गया कि मेरा जो भाई है वो 5 साल बड़ा है देन मी यानी मुझसे। क्वेश्चन नंबर 46 में मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी ओल्डर, बड़े के लिए ओल्डर का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, इसमें कहा है कि राजस्थान बाज वाइजर दैट ऑल मैन। ठीक है, राजस्थान नहीं है, मैंने राजस्थान गलत पढ़ लिया, राजनाथ है। ठीक है ना, राजनाथ वाज वाइजर दैट ऑल मैन। क्वेश्चन नंबर 47 की यदि हम बात करें तो राजनाथ सभी पुरुषों में अधिक बुद्धिमान थे, ये हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है।
ठीक है। तो यहाँ पर अदर यानी अदर लोगों से, अन्य लोगों से, तो अदर यानी राजनाथ वाडवाइजर ऑल अदर यानी अन्य लोगों से बुद्धिमान थे। तो ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडवर्ब, यानी किस एडवर्ब का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 48 में। ठीक है ना। सेफर्ड इज ए वंडरफुल टाउन, यानी ये कह रहा जो सेफर्ड है एक अद्भुत शहर है। अब यहाँ पर किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 48 के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए सेफर्ड इज ए वंडरफुल, इसके साथ रेदर का प्रयोग किया जाएगा। और यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 48 की, तो ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, इसमें कह रखा आई होप यू विल ट्राई इन फ्यूचर, यानी आई माने में होप में आशा करता हूँ, यू विल ट्राई तुम प्रयास करोगे, इन फ्यूचर यानी भविष्य में। ठीक है, मुझे आशा है कि आप भविष्य में प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो दे रखा है रिक्त स्थान खाली जगह, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा ये हमें बताना है और यही हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो हेडर का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि अंग्रेजी का लास्ट क्वेश्चन है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट पंचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य है, या हम बात करें कि किस पर करेक्ट पंचुएशन का यूज किया गया है किस वाक्य में, ये हमें बताना है और यही हमसे पूछा भी गया है। तो देखिए यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं इसका, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमा पहले दे रखा है। यू आर जस्ट इनक्रेडिबल ही सेड टू रोगर। ठीक है, यानी रोजर, तुम सचमुच अद्भुत हो, उसने कहा, किससे, रोजर से। यही आपका ठीक बैठेगा, इसी में करेक्ट पंचुएशन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आधे घंटे में हमने 50 क्वेश्चन समाप्त किए हैं और मैं बहुत स्लो तरीके से करा रहा हूँ, आज फास्ट नहीं करा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पोर्शन की। अगला जो भाग है हमारा वो है हिंदी का। ठीक है, 50 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट निकालेंगे। तो हिंदी के प्रैक्टिस सेट की यदि मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चन है इसके, और यहाँ पर कहा है कि निर्देश दिए हैं कि प्रश्न संख्या 51 से 55 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों का चयन करना है। यानी पहले हमें गद्यांश पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसका नीचे 51 से 55 तक क्वेश्चन दिए गए हैं उनको पढ़ करके उत्तर लगाना है। चलिए पढ़ते हैं गद्यांश। ये कह रखा है कि कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, देव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में आ गई, चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावा के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है, अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा जी में मिल जाती हैं। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर, शिशु बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसे शिशु कह रहे हैं, शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न कोई मल्ला था न पथ प्रदर्शक था, से स्वयं ही भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करते हुए गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा
में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा, देखिए ध्यान दीजिए, चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा में स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी बेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह जो मंजूषा बता रही है उसे पकड़ कर लाओ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 की यदि हम बात करें तो इसमें हमसे पूछा है, इसी गद्यांश के अनुसार हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे कि मंजूषा को कौन बहाकर ले जा रहा था। मंजूषा को उसका भाग्य बहाकर ले जा रहा था। दिखाऊं कहाँ लिखा है ये, अभी देखते हैं। देखो यहाँ पर कह रखा है कि ये कह रखा भाग्य उसे स्वयं ही बहा कर ले जा रहा था, ठीक है। और यहीं से प्रश्न पूछ लिया कि उसको कौन बहा कर ले जा रहा था, तो ये लिखा भाग्य उसे बहा कर ले जा रहा था, ठीक है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की, तो इसमें कहा है कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। तो देखिए जो कुंती थी वो अपने नवजात सुकुमार शिशु को छोड़कर आई थी। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें तो वो नदी में छोड़ करके आई थी, तभी तो वो बहता जा रहा था। अब आगे कहा है राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी। तो राजा अधिरथ ने अपने सेवकों को ये आदेश दी थी, क्या आदेश दिया था, मंजूषा को लाने का आदेश दिया था, है ना। देखो यहाँ पर क्या रखा, अभी देखो ये कहा है क्या कि अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने से जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़ कर लाओ, ठीक है। और यही हमसे पूछा, यानी सेवकों को आज्ञा दी थी उसे पकड़ कर लाने की। और देखो मंजूषा को लाने की ऑप्शन नंबर ए में रखा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, 54 में क्या कहा है कि चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे। अरे मैंने बताया नहीं था, चंपा नगरी के जो राजा थे, क्वेश्चन नंबर 54 की अगर मैं बात करूं तो वो राधा, अपनी पत्नी राधा और सेवकों के साथ स्नान करने आए थे, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की। तो इसमें कहा है कि कहाँ श्री यमुना जी गंगा में मिल जाती है। तो देखिए यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 55 की, तो जो यमुना है वो प्रयाग में मिलती है। प्रयाग की यदि हम बात करें तो इसको इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। और नहीं तो ये जीके में वैसे भी पढ़ा जाता है कि गंगा में यमुना कहाँ मिलती है, प्रयागराज में, ना। गंगा यमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाएं उसी का संगम नाम है। गंगा यमुना सरस्वती। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। 56 में क्या कहा है कि निम्न निम्न यानी रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। यानी ये जो कोई शब्द दिया है ये कैसा सर्वनाम है, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 56 में। देखिए यदि हम बात करें इस कोई शब्द की, तो पता नहीं कोई का मतलब क्या है। ये अनिश्चित बात है। जब अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। इसमें कहा एकमात्र सहारा, मुहावरे का अर्थ बताइए। यानी कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का कोई सहारा नहीं है सिवाय एक सहारे के, यानी एकमात्र सहारा। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो उसका सहारा सिर्फ और सिर्फ लाठी है, यानी लाठी के माध्यम से ही वो चल फिर सकता है। तो एकमात्र सहारा इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अंधे की लाठी होना। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की। तो इसमें कहा है क्या कि अपनी बुराई नहीं दिखती। भाई वाह, बड़ी अच्छी बात है। हर आदमी ना दूसरे में कमियां निकालता है, दूसरे की बुराई बताता है और अपनी तो अच्छा ही बताएगा कि साहब मैं तो ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया, पर उसने मेरे साथ कैसा किया। तो ये बात बड़ी अच्छी लगी मुझे कि अपनी बुराई नहीं दिखती, अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि चिराग तले अंधेरा, यानी कहने का मतलब यह है कि चिराग हमेशा दूसरों को रोशनी देता है लेकिन खुद के तले अंधेरा होता है।
और वहीं ये बात कही गई है कि अपनी बुराई नहीं दिखती। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की 59 में कहा है यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो ये कैसा वाक्य है हमें बताना है। साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या उपयुक्त में से कोई सा नहीं है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 की। तो देखिए यद्यपि मोहन धनी है यानी मोहन जो है एक धनी आदमी है, लेकिन फिर भी वह दुखी है। तो यदि हम बात करें तो यथापि, यद्यपि और तथापि ये मिश्र वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की। तो 60 में क्या कहा है इसको भी देख लीजिए। हमसे पूछा है महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो महिमा शब्द में अगर हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्दांश के अंत में लगता है, और जो शुरू में लगता है वो होता है उपसर्ग। तो मही प्लस इमा, मही प्लस इमा, ये हो जाएगा महिमा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इमा शब्द जो है वो इसमें प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त किया गया है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की। तो 61 में कहा है कि आदि काल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। मतलब जो आदि काल का समय था उस समय पहेलियां लिखने वाले एक कवि थे, वो कौन थे, उन्हीं का नाम हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 61 की यदि हम बात करें तो वो थे खुसरो। खुसरो मतलब अमीर खुसरो, जिन्हें तोतिए हिंद कहा जाता था। ठीक है, और बलबन के पुत्र के दरबार में ये रहते थे। फिर बलबन के दरबार में आ गए थे जब उसके पुत्र मोहम्मद या महमूद की मृत्यु हो गई थी। वहां से इन्होंने अपना जो है दरबारी जीवन शुरू किया था। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। इसमें कहा है निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताओ। मतलब इन चार ऑप्शन में से 3 ऑप्शन की शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है, लेकिन कौन सा गलत है ये हमें बताना है। अशुद्ध कह दिया है ना, अशुद्ध पे ध्यान दो, मतलब गलत वाला हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 की यदि हम बात करें तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। तो ये आपका गलत है, ऐतिहासिक की जगह ऐतिहासिक होता। गलत वाला पूछा, अशुद्ध पूछा, यही आपका अशुद्ध हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, यानी 63 की। इसमें क्या कहा है, हमसे पूछा है इसमें कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। मतलब एक तो ये देखना हमें कि भूतकाल का हो और दूसरा संदिग्ध स्थिति का हो। क्वेश्चन नंबर 63 में हमसे यही पूछा है। तो देखिए, यानी मैंने वही सामान रखा होगा, यानी कह रहा है सामान रख दिया और वहीं रखा होगा, ये निश्चित बात नहीं है, संदिग्ध है। मैंने वही सामान रखा होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। संदिग्ध भूतकाल की हमसे बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 63 की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहा है, जटिल का अर्थ बताइए। तो देखिए, कोई चीज जटिल है तो इसका मतलब है वो कठिन है, हार्ड है, यानी पेचीदा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 65 में कहा है उन्मेष किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए, यदि हम बात करें तो ये आपका उन्मेष जो है, क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर रहे हैं, ये तद्भव शब्द हो जाएगा। हमसे पूछा है कि आगरा का बहुवचन होगा। आगरे,
आगरों, आगरे। देखो आगरा जो है ना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी एक शहर का नाम है, इसका बहुवचन नहीं बन सकता। मान लो तुम्हारा नाम गणेश है तो गणेश को हम गणेशो कह देंगे क्या? जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसका बहुवचन नहीं बनेगा, होता है, तो यहाँ पर बहुवचन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में ये बात कही है, यही राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, यानी 67, तो 67 में कहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है 3 में, लेकिन एक में नहीं हुआ है। किस में नहीं हुआ है वही हमें पता लगाना है। ठीक है, मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। ठीक है, यानी टूट गया, ये संयुक्त क्रिया है। और यदि हम बात करें मैं अपने घर रहूंगा, तो ये सिंपल साधारण सी बात है, एक ही क्रिया का प्रयोग किया है कि घर रहूंगा, तो इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। तो 67 का आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। 68 में क्या कहा है? 68 में कह रखा है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द है। यानी कन्या किसे कहते हैं? कुंवारी लड़की को। अगर कुंवारी लड़की यानी जिसने शादी ना की हो उसके गर्भ से किसी का जन्म हो जा तो उसको क्या कहेंगे? तो भैया जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 68 की यदि हम बात करें तो उसे कानीन कहेंगे। आप क्या सोच रहे कन्या पुत्र हो जाएगा? नहीं, आप यहीं पर गलती कर जाते, उसे कानीन कहेंगे। अधिकृत शब्द का विलोम है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 69 में। ये जो आपका अधिकृत शब्द दिया है, बताइए इसका विलोम क्या होगा? आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं, बताइए। चलो आप अपना लगा लो, देखो आपके हिसाब से क्या होगा और फिर मैं बताता हूँ। जी, आपका हो जाएगा अनधिकृत। ठीक है, अनधिकृत हो जाएगा अधिकृत का विलोम। क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात करें, इसमें कहा है हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। ठीक है, तो वाक्य में दी गई त्रुटि का आधार बताइए। अब ये 70 की हम बात करें तो हनुमान जी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, यही बात गलत है। और ये बात गलत है किसकी? क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात कर रहे हैं, तो ये कारक की बात है। ये जो कारक दिया है ना के लिए होश लाए, तो ये के लिए शब्द गलत दिया। ये ऐसा होता हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के, ये लक्ष्मण को होश में लाए, यहाँ पर को होता के लिए गलत यूज किया गया है। तो ये कारक की मिस्टेक है, कारक की गलती है, और यही हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम बात करें तो 71 में कहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, देखो अगर हम बोलकर भी देख लेंगे ना इसे तो भी पता चल जाएगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द आपको करने हैं ना, तो अपनी भाषा में अपनी जबान से बोलकर देखने ना, आपको पता लग जाए। देखो दुपट्टा गिर गया है नहीं, दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, तो दुपट्टा सरक रहा है, दुपट्टा पुल्लिंग है। महोदय यहाँ आइए, तो ये महोदय पुल्लिंग है, अगर महोदया होता तो स्त्रीलिंग हो जाए। अध्यक्ष जी यहाँ आओ, या अध्यक्ष आया या अध्यक्ष आए हैं, ये भी पुल्लिंग है। लेकिन प्रकृति कितनी सुंदर लगती है, तो ये जो प्रकृति शब्द है ना, ये ही आपका स्त्रीलिंग है। और क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की इसमें कहा है कि निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, इसकी परिभाषा तो आपने खूब पढ़ी होगी। और संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें से हमें वो बताना है क्वेश्चन नंबर 72 में। सुंदरी, मानव, पटना, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यदि हम बात करें वह, ये संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है। ठीक है ना,
ये सर्वनाम है। और हमसे पूछा जाता है संज्ञा कौन नहीं है, वह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर लगाइए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि 73 का आंसर क्या होगा। तो देखिए 73 में क्या कहा है, 73 में क्या रखा है कि हिंदी साहित्य का नौवा रस कौन सा है। देखो एक रचना है, एक पुस्तक है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, और वो किसने लिखी है, भरत मुनि ने। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बताया है। अब हमसे पूछा कि नौवा रस कौन सा है, ठीक है। तो जो भक्ति रस है ना, वो आपका नौवा रस है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की, इसमें हमसे पूछा है कि न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, असफलता वह पा सकता है कहाँ। न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ। इन पंक्ति में छंद बताइए, इन घनाक्षरी, द्रुत विलंबित, मालिनी या मंदाक्रांता। कौन सा छंद है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 74 में। तो 74 की यदि हम बात करें तो द्रुत, ये द्रुत विलंबित, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये जो पंक्ति दे रखी है इसमें आपका ये वाला छंद हो जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई लोगों प्लीज़, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है आपके एक सब्सक्राइब की। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना कर दीजिए। मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐप नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है। तो मुझे भी आगे बढ़ने का आप मौका दीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए कर भला तो हो भला, अपने सभी यार दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों का भी फायदा हो सके, उनका भी भला हो सके। जब आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला भी निश्चित ही होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यदि मैं बात करूं तो अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। अब इसके बाद ये 75 क्वेश्चन हो गए आपके, 25 हिंदी के हो गए, 25 अंग्रेजी के हो गए और 25 क्वेश्चन ये जीके जीएस के हो गए। 75 क्वेश्चन हो गए भैया, लगभग 50-52 मिनट में, 53 मिनट में हमने ये ख़त्म कर दिए हैं। अब अगर मैथ के सेशन की हम बात करें, मैथ को अगर मैं हल करूं तो 25 क्वेश्चन मैथ के 10-5 मिनट में तो होंगे नहीं। 25 क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम 30-35 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हम मैथ को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, अगले वीडियो में मैं मैथ को सोल्व करूंगा। आपको ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पोस्ट कर दो वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 75 की यदि हम बात करें तो इसमें बताना है कि अलंकार का भेद कौन सा नहीं है। और आपको तो याद हो गई कि जो अंतिम क्वेश्चन होता है वो मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूँ। अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा और आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं मैं उनके कमेंट का जवाब देता हूँ। आप यदि पहली बार हमसे जुड़े हैं
तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा और उसका जवाब भी दूँगा। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपके उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। आप जो है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दो। चलिए जाते-जाते आपका माइंड फ्रेश कर देते हैं, ठीक है? इश्क के दरिया में हम भी डूब कर देख आए। ज़रा गौर फरमाइएगा जनाब। इश्क के दरिया में हम भी डूब कर देख आए, वो लोग ही समझदार निकले जो किनारे से लौट कर आए। किनारे से लौट कर आए। तेरी यादों में खोए रहकर इस दुनिया से दूरी लगती है। तेरी यादों में खोए रहकर इस दुनिया से दूरी लगती है। हो सके तो लौट कर आजा पास मेरे, बिना तेरे जिंदगी अधूरी लगती है। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए और आप वीडियो को देख लें। ठीक है, रोज़ सुबह को हम प्रैक्टिस सेट डाल देते हैं, यानी 9 बजे से पहले 7 बजे 8 बजे 7-8 बजे कभी भी हम प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर देते हैं। और ये डेली प्रैक्टिस सेट जब तक हाई कोर्ट का पेपर होगा चलेगा। और एक विशेष बात, जिस चीज़ की भी भर्ती आएगी उस सब का प्रैक्टिस सेट हम ऐसे ही डालेंगे। ठीक है, चलिए। आंखों में मंजिलें थीं, गिरे और संभलते रहे। आंखों में मंजिलें थीं, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। जज्बात वहीं पर जाहिर करो, जज्बात वहीं पर जाहिर करो जहां उनकी कद्र हो। बाकी तो आंखों से बहते हुए आंसू भी लोगों के लिए पानी लगते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगा। धन्यवाद।